Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. So in this video we are going to continue our theory, that is postmodernism. In the previous video we have discussed about the definition of modernism, and in this video we are going to talk about the difference between modernism and postmodernism. तो postmodernism और modernism के दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कुछ नो हाउ हो कि व्हाट इज़ मॉडर्निज्म एंड व्हाट इज़ पोस्टमॉडर्निज्म. व्हाट इज़ पोस्टमॉडर्निज्म ये तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. लेकिन जो व्हाट इज़ मॉडर्निज्म हम पहले अब इसको समझेंगे, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स और राइटर्स को देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म. ओके, तो जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म एक क्रूशल रोल प्ले करती है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 20th सेंचुरी कल्चर, बिकॉज इन 1920s मॉडर्निज्म वाज ऑन इट्स पीक. तो जब भी अर्ली 20th सेंचुरी के कल्चर को हमने समझना है तो इट्स नेसेसरी कि हमें मॉडर्निज्म का पता हो, क्योंकि जो मॉडर्निज्म है 20th सेंचुरी के कल्चर को अंडरस्टैंड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्निज्म है वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है, और मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में आई थी पोस्ट मॉडर्निज्म. जो मॉडर्निज्म थी ये एक डोमिनेंट थी बहुत ज़्यादा आर्ट और कल्चर के अंदर. ठीक है, जब भी हमने मॉडर्निज्म को डिस्कस करना है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आर्ट्स में और कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मॉडर्निज्म का. ठीक है, नो डाउट कि लिटरेचर के अंदर भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं, स्कैटर्ड बिलीफ देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, लोनलीनेस देखने को मिलती है, लेकिन ये डोमिनेंट थी किसके अंदर? आर्ट्स के अंदर और कल्चर के अंदर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. नेक्स्ट है, it was an earthquake in the arts which brought down much of the structure of 20th century. ठीक है, earthquake in the arts इसे कहा जाता है, और इसके अलावा प्रैक्टिस की गई थी इसकी म्यूज़िक के अंदर और पेंटिंग के अंदर. ठीक है, म्यूज़िक, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, और इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर और ब्रिटेन के अंदर. ठीक है, और ये थे जो आर्ट्स, इसका जो इन्फ्लुएंस था. और अगर हम देखें जो आर्ट्स और कल्चर के अंदर इसका इन्फ्लुएंस से इन सिटीज़ में इसका इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है, दूसरे नंबर पे इससे बहुत सारी मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुकी थी आर्ट्स के अंदर, जैसे क्यूबिनिज़म हो गया, डेडाइज़म आर्ट की मूवमेंट थी, सरियलिज़म हो गया, ठीक है, फ्यूचरिज़म हो गया. तो ये जो सारी मूवमेंट हैं ये 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी इन द मॉडर्निज़म इरा. तो आई होप सो कि आपको इसके इम्पैक्ट का पता लग गया होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था. ठीक है, अब जो मॉडर्निज़म का पीरियड है वो 1910 से 1930s तक जो हाईली मॉडर्निज़म का पीरियड है. जैसे मैंने आपको बताया कि 1920s में जो मॉडर्निज़म थी वो अपने पीक पे थी. यहाँ मैंने कुछ राइटर ऐड किए हैं जो इंग्लिश राइटर थे, और इसके अलावा कुछ फ्रेंच राइटर्स थे जो मॉडर्निज़म से बिलोंग करते हैं. ठीक है, जिन्होंने मॉडर्निज़म पर्सपेक्टिव से इनके थीम को फॉलो करते हुए लिखा. ओके, तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी मॉडर्निज़म. ठीक है, हम लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो हमने लिटरेरी मॉडर्निज़म की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है. यहाँ मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐड की हैं, हम जल्दी से पहले उसे पढ़ते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं. क्या है, जो मॉडर्निज़म था उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज़ किया गया था. ठीक है, अ न्यू एम्फेसिस ऑन इम्प्रेशनिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बहुत सारे वर्क लिखे गए, जैसे कि जेम्स जॉइस ने अपने लिखा. ठीक है, मिसेस डैलोवे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर लिखा गया. ठीक है, अ मूवमेंट इन नॉवल अवे फ्रॉम द अपेरेंट ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, अवे था. ठीक है, फिक्स्ड नैरेटिव पॉइंट ऑफ न्यू एंड क्लियर कट मोरल पोजिशंस. ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि नोवेल के अंदर अवे फ्रॉम द अपेरेंट ऑब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट है अ ब्लरिंग ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉनरास. ठीक है, डिस्टिंक्शन ऑफ जॉनरास हमें देखने को मिलती है. वो कैसे कि जो नोवेल का स्टाइल था वो ऐसा स्टाइल था जैसे कि लिरिक होती हैं. ठीक है, और पोइटिक स्टाइल था, और इसी तरीके से जो पोइम्स का स्टाइल था वो प्रोस लाइक स्टाइल था. जैसे कि हमारे पास यहाँ मैंने एक नोवेल लिखा है मिसिस डैलोवे. तो जो मिसिस डैलोवे है इसका जो हमें स्टाइल देखने को मिलता है ये पोइटिक स्टाइल देखने को मिलता है, कुछ म्यूजिकल एलिमेंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं. तो ब्लरिंग ऑफ द जॉनरास हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास A new liking for fragmented form and discontinuous narrative. ठीक है, नैरेटिव एक फिक्स नहीं था, डिसकंटिन्यूस और फ्रेगमेंटेड फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं.
ओके। और नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट अ टेंडेंसी टुवर्ड्स रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी का यूज़ किया जाता था मॉडर्निज्म के अंदर। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, अब हम इसे देखते हैं। फर्स्टली जो मॉडर्निज्म है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट या हम कह सकते हैं ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी को, जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये लेट 20th सेंचुरी के कल्चर को अंडरस्टैंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी 1980s में, ठीक है। जो मॉडर्निज्म था उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन पे लैमेंट किया गया था, ठीक है, उसको अफसोस किया जाता था। जो हमारे पास जो फ्रेगमेंटेड व्यूज़ थे, जो वर्ल्ड वार पे लोगों का इम्पैक्ट लोगों की साइकोलॉजी पे हुआ था, उस पर सब पे लैमेंट किया जाता था। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। सेलिब्रेट का ये मतलब ये कोई खुशी है, ये इसको सेलिब्रेट करना, वो ये कि इन्होंने सोल्यूशन देना ही बंद कर दिया था, चीज़ें जैसी थी उन्हें वैसे ही रहने दिया, अपने आइडियाज़ नीचे आगे से जनरेट करना स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मॉडर्निज्म गिव्स द सोल्यूशन, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो मॉडर्निज्म के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा गया उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम अरोज करता था कोई भी राइटर अपनी ईरा के अंदर, तो उसका सोल्यूशन ज़रूर देता था। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। जैसे अगर हम वेस्टलैंड देखें टी.एस. इलियट का, तो वो पहले अपनी प्रॉब्लम बताता है, फ्रेगमेंटेड व्यूज़ बताता है, एलियनेशन के बारे में बात करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वो साथ साथ एट द एंड ऑफ द वेस्ट ऑफ द लैंड वो उसका सोल्यूशन भी बताता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो भी वर्क लिखे गए उसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब्सर्डिटी थी, जैसे कि हमारे पास वेटिंग फॉर गोडो है, तो इसके अंदर कोई भी नहीं है, बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, अब्सर्ड है, ठीक है, थिएटर ऑफ अब्सर्ड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मॉडर्निज्म यूज़ द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म थी उसके अंदर इंटरटेक्सुअलिटी की टेक्निक यूज़ की गई। अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, सडन व्यू या अब्रप्ट व्यूज़ दैट कम्स सडनली इन द माइंड ऑफ द करेक्टर, ठीक है, या रीडर, यानी रीडर के माइंड में जो भी सडनली आता जाता है वो उसे लिखता जाता है, और वही उसकी जो थॉट्स हैं उसने जो करेक्टर को पोर्ट्रे किया है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसिस डैलोवे के अंदर डैलोवे का जो करेक्टर है उसके अंदर हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी तरीके इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब क्या था कि इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब है टेक्स्ट के अंदर किसी टेक्स्ट को ऐड कर देना, टेक्सुअलिटी के अंदर इंटर कर देना, ठीक है। तो इसको जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो जो मॉडर्निज्म थे, मॉडर्निज्म डेलिबरेटली break away from the traditional style of writing and focus on inner self and consciousness in their writing। तो जो पहला यानी ट्रेडिशनल पहले चलता आ रहा था स्टाइल ऑफ राइटिंग, क्या वो करते हैं, उनसे ब्रेक अवे हो जाते हैं, यानी वैसे नहीं लिखते, ठीक है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म डेलिबरेट यूज़ अ मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल स्टाइल, ठीक है, यानी कन्वेंशनली स्टाइल भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट का स्टाइल भी यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ स्टाइल हमें देखने को मिलता है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। और जो मॉडर्निज्म थी वो बेस्ड करती हैं ऑन द रैशनल लॉजिकल मीनिंग पे और नॉलेज पे बेस करती है, यानी नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज पे बेस करती है, और वो रियलिज्म के एस्पेक्ट को रिजेक्ट करती है मॉडर्निज्म, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसका ये बेसिक पॉइंट है कि ये अनसाइंटिफिक है, इरेशनल है और रिजेक्ट करती है लॉजिकल थिंकिंग पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके डिफरेंस का, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो मॉडर्निज्म के अंदर लॉजिकली तौर पे बात की जाती थी, रैशनल होकर बात करते थे, जबकि वो रियलिज्म को रिजेक्ट करते थे। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर अनसाइंटिफिक, इरेशनल, ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग को रिजेक्ट कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मॉडर्निज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, और जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म वो सेकेंड वर्ल्ड वार से थी। मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे इन्फ्लुएंस थी मॉडर्निज्म, क्योंकि 1920s में जो मॉडर्निज्म आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार मॉडर्निज्म अपने पीक पे थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्निज्म थिंकिंग इज़ अबाउट द सर्च ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, ठीक है, जबकि पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग के अंदर हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ नहीं देखने को मिलता। सेम एज
पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि वो क्या करते थे, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी सेंट्रल मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्निज्म इज़ अ मूवमेंट दैट एम्फसिस द इंडिविजुअल, द ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिवर्सल, ठीक है। इंडिविजुअल, अब हमने पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिविटी की बात की, लेकिन वो स्पेसिफिक जॉनरास के अंदर बात की थी, ठीक है। मॉडर्निज्म जो थे उनके स्पेसिफिक जॉनरा थे, हर राइटर अपने वे के अकॉर्डिंग लिख रहा था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नई टेक्निक का यूज़ करते हुए, ठीक है। जबकि मॉडर्निज्म के अंदर अगर हम देखें तो हमें ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। जो राइटर है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वो लिखता है, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके अंदर सब्जेक्टिविटी को फोकस किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी कैसे है कि अगर हम इसे ऐसा लिटरेरी मूवमेंट इसे स्टार्ट करें तो वो कहते थे कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट है ना, उसका कोई एक फिक्स्ड मीनिंग तो होता ही नहीं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं। जो भी रीडर पढ़ेगा वो अपनी इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसके मीनिंग को फाइंड आउट करेगा। सब्जेक्टिविटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है जो मॉडर्निज्म थी, इट अरोज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन सोसाइटी बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशन, ठीक है। अब उनका रीज़न क्या है, इनका मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशन से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ठीक है, एंड टुवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक एंड रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। जबकि मोस्ट मॉडर्निज्म क्या थी, ग्रीव आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्निज्म के साथ डिससेटिस्फाइड थे वो, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, ऑफन यूज आयरनी। तो ये था हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म का, जो कि जो मॉडर्निज्म है उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है, उससे पहले, ठीक है। अब उन्होंने रिस्पॉन्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को से ब्रेक आउट हो गए थे, ठीक है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, वो मॉडर्निज्म से डिससेटिस्फाइड हो गए थे, वो आयरनी जैसे टर्म का यूज़ करने लगे थे अपनी सोसाइटी को डिपिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मॉडर्निज्म का ऐसा मूवमेंट था जो डोमिनेंट था आर्ट के अंदर, जैसे डैडाइज्म की हमें देखने को मिलती है टर्म, या हम कह सकते हैं मूवमेंट। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करते हैं, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ एनी सिग्नल स्टाइल और डेफिनेशन ऑफ व्हाट आर्ट शुड बी, ठीक है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मॉडर्निज्म था वो किस में डोमिनेंट था, आर्ट्स के अंदर, कल्चर के अंदर। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म था वो क्या करता था, वो कोई भी अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ आर्ट को रिफ्यूज़ कर देता था। नेक्स्ट है एडहेयर टू वेस्टर्न हेगेमोनिक वैल्यूज़। तो एडहेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना या उसको मानना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करना। वेस्टर्न हेगेमोनी का मतलब होता है किस पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप की अथॉरिटी होना, ठीक है, ये होता है हेगेमोनिक। तो वो क्या करते थे, एडहेयर करते थे वेस्टर्न हेगेमोनी को, लेकिन वो कॉन्टेस्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का वेस्टर्न वैल्यूज़ पे, ठीक है, ये उनके फिर अगेंस्ट हैं। अब जो मॉडर्निज्म के अंदर एलियनेशन को फोकस किया जाता था और इसमें कलेक्टिव वॉइस को। अच्छा, एलियनेशन का मतलब क्या है कि जो एलियनेशन आ चुकी थी, ये बेसिकली हमें थीम भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा वर्क्स के अंदर, जैसे कि द वेस्टलैंड इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। और कलेक्टिव वॉइस क्या थी कि लोगों ने अपनी सब्जेक्टिवली होकर सब ने अपना अपना व्यूज़ देने शुरू कर दिए, और कलेक्टिवली होकर यानी उनकी जब सेपरेट व्यूज़ आ गए तो वो व्यूज़ जो थे वो उनकी वॉइस बन गई, ठीक है। जो फोकस करते थे इंटीरियोरिटी पे और ये एक्सटीरियोरिटी पे। मॉडर्निज्म रियलिज्म पे फोकस करते थे और लिटरेचर इज़ सेल्फ कंटेन्ड, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर एम्बिवेलेंस देखने को मिलती है टुवर्ड्स द रियलिज्म। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है अनसर्टेन होना, ठीक है, अनसर्टेनिटी। और लिटरेचर इज़ ओपन एंड इंटरटेक्चुअल, यानी लिटरेचर जो है वो ओपन है, उसके अकॉर्डिंग राइटर यानी ओपनली किसी चीज़ को रीड करना, ठीक है, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्शंस के बगैर, किसी भी डिस्ट्रिक्शन को फॉलो किए बगैर वो क्या करते थे, लिटरेचर को रीड करते थे। और रियलिज्म के अंदर वो के थ्रू या टुवर्ड्स रियलिज्म वो एम्बिवेलेंस थे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हाई ब्रो जॉनरास। हाई ब्रो का मतलब क्या होता है, फुली इंटेलेक्चुअल, या हम कह सकते हैं हाईली कल्टिवेटेड जॉनरास वो यूज़ करते थे। जबकि यहाँ पे है हमारे पास मिक्सचर ऑफ हाई ब्रो एंड लो ब्रो जॉनरास, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्ट ऑफ द लिटरेरी कन्वेंशंस। और लिटरेरी कन्वेंशन जो हमने बात की कि इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर कन्वेंशन को, ट्रेडिशन को रिजेक्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पैरोडी यूज़ की जाती थी। जो पोस्ट मॉडर्निज्म का राइटिंग स्टाइल था वो क्या करता था, मिक्सचर स्टाइल वो यूज़ करते थे, पैरोडी का यूज़ करते थे यानी इमिटेशन का यूज़ करते थे, ट्रेडिशन को भी और अपने जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको भी, क्योंकि इनका कोई पर्पस नहीं था कि वो जो प्रॉब्लम हो रही है उनको सोल्यूशन दें, अपनी सोसाइटी को बेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि पहले उनके जो बिलीव थे इस कदर स्कैटर्ड हो चुके थे इवन के वो ह्यूमन एवोल्यूशन पे भी उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिए, ठीक है। इसके अंदर एज ऑफ रीज़न आई थी, एज ऑफ रीज़न आई थी, जिसके अंदर हमें डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर एवोल्यूशन यानी ह्यूमन की एवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ओके तो जो अगला पॉइंट है वो हमारे पास है इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज। इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर क्या करता है, जो राइटर है वो यूज़ करता है नॉर्मल वर्ड्स को या नॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक अब नॉर्मल वे के अंदर, यानी नॉर्मली जो बात हो रही है उसको एक अब नॉर्मल वे के अंदर जब वो राइटर बयान कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज, ठीक है। जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो लैंग्वेज वो बिल्कुल सिंपल थी। जो मॉडर्निज्म के अंदर राइटर पे फोकस किया जाता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर रीडर पे फोकस किया जाता है। जो राइटर लिखता था वो बेसिक पॉइंट होता था, वो ही उसी को लेके रीडर पढ़ता था, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो रीडर पढ़ेगा वही उसका मीनिंग को फाइंड आउट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, फर्स्टली आप इस वीडियो को अगेन देखिएगा, फिर अगर आपको समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।